हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है दीपिका और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल दीपी क्लासेस में। तो गाइस, आज हम जेनेटिक एंड स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने प्लांट डाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन किया था कि ये होती क्या चीज़ है। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी की। ये डाइवर्सिटी की उपजातियाँ यानी कि बायोडाइवर्सिटी की उपजातियाँ हैं। तो सबसे पहले जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं। जो इस प्रकार की जो भिन्नता होती है वो किसी जाति की विभिन्न प्रजातियों, किस्मों व नस्लों के जेनेटिक संगठन में मिलने वाली भिन्नता होती है। यानी कि कोई जाति है, उसकी बहुत सारी प्रजातियां हैं, उसके जेनेटिक्स में जो डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा हम उसको जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर पढ़ेंगे। इन श्रेणी में एक या दो से अधिक लक्षणों जैसे आकार, रूप, आकृति, कीड़ पीड़ित्व व रोगों के लिए प्रतिरोध तथा प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने आदि में कोई ना कोई डिफरेंस होता है। यानी कि जैसे ह्यूमंस की एक जाति है, ह्यूमन एक जाति है, उसकी बहुत सारी प्रजातियां होती है, बहुत सारे ह्यूमंस होते हैं। तो इन ह्यूमंस में क्या देखा जाता है, डिफरेंस देखा जाता है। कलर अलग होता है, हाइट अलग होती है, इम्यून सिस्टम अलग होती है, इनका रहन सहन, यानी कि कभी कोई गर्म इलाके में अच्छे से सर्वाइव कर लेता, कोई नहीं कर पाता। तो ये सारे इनके प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने में कोई ना कोई इन सब चीज़ों में डिफरेंस होता ही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। जिन जातियों में अनेक प्रजातियां व उपजातियां पाई जाती है उस जाति का जेनेटिक संगठन बहुत अधिक समृद्ध एवं विभिन्नता वाला होता है। यानी कि अगर एक जाति है, फॉर एग्जांपल काऊ है, उसकी बहुत सारी प्रजातियां हो गई, हमारी हो गई राठी हो गई, हमारी दियोनी हो गई हमारा, और जर्सी गाय हो गई हमारी, और बहुत सारे और भी बहुत सारी गायें आ जाती है। तो इनका जो जेनेटिक संगठन होगा वो बहुत समृद्ध होगा और विभिन्नता वाला होगा। विभिन्नता वाला ऐसा होगा क्योंकि कोई गाय बहुत बड़ी हो जाती है, कोई छोटी हो जाती है साइज में, कोई दूध ज़्यादा देती है, कोई कम देती है, ठीक है, और कोई लंबे समय तक सर्वाइव करती, कोई नहीं करती। तो ये क्या होता है, इनका जेनेटिक विभिन्नता होती है और ये बहुत पाई जाती है, ठीक है, जिन जातियों की बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी किसी भी स्पीसीज में किस तरह की होती है। तो सबसे पहले जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन इंडिविजुअल्स में होती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी अमॉन्ग इंडिविजुअल विद इन पॉपुलेशन, किसी इंडिविजुअल में होगा पॉपुलेशन के अंदर। और जेनेटिक वेरिएशन अमॉन्ग पॉपुलेशन, और जेनेटिक डाइवर्सिटी कहाँ हो सकती है, पॉपुलेशन में हो सकती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि इकोसिस्टम एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो इकोसिस्टम क्या होता है, जब एक क्षेत्र में बहुत सारी यौगिक प्रजातियां रहती है, बहुत सारी प्रजातियां एक साथ रहती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, और इकोसिस्टम बोलते हैं। या फिर बोलते हैं कि जब बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तो इसको भी क्या कहते हैं हम, इकोसिस्टम। ये भी एक इकोसिस्टम को प्रदर्शित करता है। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी इसी से रिलेटेड है कि जब इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम में विभिन्न जातियों की संख्या को, एक इकोसिस्टम में या फिर किसी भी इकोसिस्टम में विभिन्न जातियों की संख्या को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। अब बात करते हैं प्लांट डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल। प्लांट डाइवर्सिटी इकोसिस्टम लेवल पे कैसे होती है। तो हमें पता है कि बायो कंपोनेंट दो बायो इकोसिस्टम, सॉरी बायो नहीं, जो इकोसिस्टम है वो दो कंपोनेंट का बना होता है। एक होता है हमारा बायोटिक, दूसरा हो जाता है एक एबायोटिक, और दोनों में ही काफ़ी डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। और जो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम अगर हम पढ़ें तो एक्वाटिक होता है हमारा, फॉरेस्ट होता है हमारा, ग्रासलैंड हो गया हमारा, ईटीसी हो गया हमारा। और इकोसिस्टम क्या होता है, ये यौगिक प्रजातियों का एक यौगिक प्रजाति का समृद्ध होता है, यौगिक प्रजातियों से समृद्ध होता है, जिसका अनुमान बहुतायत से लगाया जा सकता है। यूजुअली नंबर ऑफ स्पीसीज, जो कि ज़्यादातर कहाँ रहते हैं, ट्रॉपिकल लेवल पे मिलते हैं हमको। आगे बढ़, अब हम वर्ल्ड के कुछ इकोसिस्टम के नाम जान लेते हैं। सबसे पहले हमारा आ गया ट्रॉपिकल मॉस्ट फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, बोरियल फॉरेस्ट, आर्टिक एंड एल्पलाइन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड हो गया हमारा, वेटलैंड इकोसिस्टम हो गया, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मैरीन वाटर इकोसिस्टम एंड एग्रो इकोसिस्टम। ये हमारे वर्ल्ड के कुछ इकोसिस्टम के नाम हैं। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे पानी की भौतिक स्थिति और जलवायु, वर्षा और भूमि के प्रकार। जहाँ ये अच्छी होती है तो वहाँ का इकोसिस्टम बहुत अच्छा होता है। अब बात करते हैं मनुष्य के द्वारा इकोसिस्टम
का यूज़, तो ये तो हमें मेनली पता है कि मनुष्य क्या करता है, इकोसिस्टम को बहुत मिसयूज़ ओवर यूज़ कर रहा है, ज़्यादातर सड़कें बना रहा है और सीमेंटेड कर रहा है सारी चीज़ों को, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो वन होते हैं, वनों की कटाई होती है, तो वन क्या होते हैं, वन रेगिस्तान में बदल जा रहे हैं। कई इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया मनुष्य की एक्टिविटीज़ के कारण क्या होते हैं, डिसर्ट में बदल जाते हैं, रेगिस्तान में बदलते जा रहे हैं। इसलिए प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीसीज, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किए बगैर संभव नहीं है। अगर हमें स्पीसीज को बचाना है तो सबसे पहले हमें इकोसिस्टम को बचाना होगा। इकोसिस्टम वर्ड का यूज़ सबसे पहले टेंसने ने किया था 1935 में। अब हम इकोसिस्टम के बारे में ब्रीफली पढ़ते हैं। तो इकोसिस्टम क्या होता है, पारिस्थितिकी का वह मूल क्रियात्मक इकाई है जिसके द्वारा जैव समुदाय, यानी कि इंग्लिश में बोले तो बायोलॉजिकल कम्युनिटी, अपने बायोटिक और एबायोटिक पर्यावरण से संबंधित होता है। जैव समुदाय अपने अजैव पर्यावरण के साथ एक इकोसिस्टम को प्रदर्शित करता है, यानी कि जैव और अजैव दोनों मिलकर एक इकोसिस्टम को हमें प्रदर्शित करता है। इकोसिस्टम के अंतर्गत जीवित और अजीवित पर्यावरण दोनों ही सम्मिलित होते हैं और दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यानी कि एक के बिना दूसरे का जीवन अधूरा है। ठीक है, इस तरीके से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जीवन के लिए दोनों ही आवश्यक है। इसका पारस्परिक संबंध इतना घनिष्ठ होता है कि दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो प्राणी होता है वो होलोजोली एनिमल है जो अपना खाना स्वयं बनाने में असमर्थ है। ये किसी न किसी रूप में क्या होता है, पौधे पे डिपेंड होता है, पौधे से अपना भोजन लेते हैं। जबकि जो पौधे होते हैं वो खाद्य पदार्थों के संश्लेषण करते हैं, फिर भी उनका जो संश्लेषण हो वो जैव पर्यावरण पर निर्भर रहता है। प्लांट्स क्या होता है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, फिर भी क्या करते हैं, वो किसी न किसी रूप से अजैव पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, भोजन के लिए प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बनिक पदार्थों की ज़रूरत होती है पौधों को अपना खाना बनाने के लिए। प्राणियों के उत्सर्जित पदार्थ तथा मरने के बाद जीवों के शरीर के सकार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ भूमि में एकत्र होते हैं जो पौधे द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। जैव व अजैव पर्यावरण की इसी निर्भरता को इकोसिस्टम कहते हैं। अब क्या होता है, जब प्राणियों की उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, जब मल मूत्र वगैरह हो जाते हैं या फिर जानवरों का मल मूत्र हो जाता है और जब जानवर मर जाते हैं, उनका शय शरीर और उनका शय शरीर से निकला हुआ कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ भूमि में एकत्र होता है, जो क्या होता है, पौधों के लिए बहुत उपयोगी होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एग्रो बायोडाइवर्सिटी के बारे में। ठीक है, कल्टिवेटेड प्लांट टेक्सा के बारे में। तो एग्रो बायोडाइवर्सिटी का वह भाग है जो लोगों को पोषण दे रहा है और लोगों द्वारा पोषित हो रहा है, यानी कि लोग इसे पोषित करते हैं, ये लोगों को पोषण देता है। ठीक है, जैसे खेती हो गया हमारा और हमारा पशुपालन हो गया। ठीक है, खेती के पौधों की विविधता अलग और जंगली पौधों की विविधता अलग होती है, यानी कि जो खेत में हम अनाज उगाते हैं उसमें अलग डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। जो जंगल में पौधे होते हैं, जंगली पौधे होते हैं, उनका डिफरेंस हमें अलग देखने के लिए मिलता है और इसे ही मिलाकर कृषि विविधता कहा जाता है। और ये दोनों क्या होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, कृषि विविधता होते हैं। अब हम बात करते हैं डोमेस्टिकेशन और कल्टिवेशन की। तो किसी भी स्पीसीज को जंगली अवस्था में से मानव यूज में ले जाने की प्रक्रिया डोमेस्टिकेशन कहलाती है, यानी कि एक स्पीसीज है, फॉर एग्जांपल गेहूँ है, उसको हम जंगल में उगा था, वो जंगल से लेके आए, हम उसे अपने आसपास के खेतों में लगाया और उससे अनाज प्राप्त किया। तो ये जो प्रोसेस होती है ये डोमेस्टिकेशन कहलाती है। आज की जो सभी फसलें होती हैं वो डोमेस्टिकेशन से ही प्राप्त होती है। ठीक है, अब डोमेस्टिकेशन के दौरान क्या हुआ होगा कि जब मानव ने जाने अनजाने में प्रकृति का अवश्य ही सिलेक्शन किया होगा। ठीक है, परिणाम स्वरूप डोमेस्टिक स्पीसीज के लक्षणों में जंगली स्पीसीज की तुलना में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, यानी कि जो घर पे उगाते हैं जिस फसल को, और जब वो जंगल में थी तो उन दोनों में क्या होता है, काफ़ी डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। यानी कि एक जगह से हमने जब दूसरी जगह में उसको उठा के लगा दिया है, बिठा दिया है, तो उनमें डिफरेंस तो देखने के लिए मिलेगा ही। जैसे हमारा सैटरिन की कमी हो जाना, डोमेंसी का लोप हो जाना, हमारा टॉक्सिन की कमी हो जाती है कुकुरबिट्टा में, और पौधे की लंबाई कम हो जाती है। जैसे हमारे गेहूँ के प्लांट्स में पौधे की लंबाई कम हो चुकी थी, पहले ये बहुत लंबी थी। और हमारा
अलैंगिक जनन का बढ़ावा होना, पॉलीपोलाइड होना हमारा, और सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी का लोप होना। ठीक है, अब ये तो लाइफ साइकिल की अवधि भी कम हो जाती है। ठीक है, कई बीजों का साइज कम हो जाता है। ठीक है, जो दानों वाले बीज का साइज में वृद्धि हो जाती है, मतलब जो बीज हमें खाने के मतलब के रहते हैं उनमें वृद्धि हो जाती है। तो ये चीज़ें डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि कुछ तो हमने आर्टिफिशियल रूप से कर दिया है और कुछ प्रकृति ने खुद ही कर दिया है, क्योंकि उनका जब वातावरण बदल जाता है, उनका इन्वायरमेंट बदल जाता है, तो इससे अपने आप ही उनमें एक डिफरेंस पैदा हो जाता है। अब आगे हम पढ़ते हैं। और जंगली स्पीसीज़ों की तुलना में अधिकांश डोमेस्टिकेटेड फसलों की विविधता बहुत ज़्यादा देखी जाती है, बहुत कम हो गई है। उनमें क्या होता है, विविधता बहुत ज़्यादा देखी जाती है। यानी कि अगर हम जो जंगल में स्पीसीज़ है कोई, उसे हम अगर घर में लेके आएंगे तो उसमें जो विविधता होती है वो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, और जो जंगल में उगी रहती है उसकी विविधता बहुत कम होती है। ठीक है, डोमेस्टिकेशन आज भी एक उपयोगी प्रजनन विधि है। सूक्ष्म जीवों के अलावा लकड़ी देने वाले वृक्षों, औषधियाँ देने वाले पौधे तथा कुछ विशेष उपयोग वाले पौधे डोमेस्टिकेशन से ही यूज़ में लाया गया है। ठीक है, जैसे यूफोबिएसी कुल के कुछ पौधे होते हैं हैवा स्पीसीज के, यूफोबिया लेथाइरस डोमेस्टिकेशन का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन उन सभी इंडिविजुअल को जो आपस में बिना किसी बाधा के संगम करते हैं या कर सकते हैं, उन्हीं को पॉपुलेशन कहा जाता है। जैसे ह्यूमंस हो गया, तो बहुत सारे ह्यूमंस एक एरिया में सर्वाइव कर रहे हैं, एक जगह में सर्वाइव कर रहे हैं, या फिर पूरे वर्ल्ड में सर्वाइव कर रहे हैं, फिर एक देश में सर्वाइव कर रहे हैं, तो इन सबको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, किसी पॉपुलेशन में एक ही स्पीसीज के सभी पौधे शामिल होते हैं जो एक साथ एक क्षेत्र में उग रहे होते हैं। यानी कि उनका क्षेत्र क्या होता है, एक होता है। जैसे अगर अभी तो मैंने ह्यूमंस की बात करी, अगर पौधों की बात करते हैं तो एक एरिया में जब एक ही स्पीसीज के एक ही जीनोटाइप्स वाले प्लांट्स सर्वाइव कर रहे थे, उगे रहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, हम पॉपुलेशन कहते हैं। किसी पॉपुलेशन में जीनोटाइप्स वाले पौधे उपस्थित होते हैं। मेनली बात है जीनोटाइप्स माना जिनका आकार सेम होता है, आकृति सेम होती है, तो इस टाइप्स के कलर वगैरह सेम होता है, तो जिनका जीनोटाइप्स एक ही होता है, तो ऐसे पौधे उगे रहते हैं, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, हम पॉपुलेशन कहा जाता है। अब क्या होता है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सिलेक्शन क्या होता है। जब किसी पॉपुलेशन में उपस्थित विभिन्न जीनोटाइप्स वाले पौधों की रिप्रोडक्शन रेट भिन्न भिन्न होती है, तो इसे सिलेक्शन कहा जाता है। यानी कि रिप्रोडक्शन रेट इस साल कुछ अलग होती है, दूसरे साल कुछ अलग होती है, तो ये सारी जो प्रोसेस होती है उसे सिलेक्शन कहा जाता है। और सिलेक्शन दो कारणों से हो सकता है, एक नेचुरल हो सकता है, एक आर्टिफिशियल हो सकता है। नेचुरल यानी कि प्रकृति द्वारा होता है, और आर्टिफिशियल यानी कि मनुष्य द्वारा होता है। मनुष्य अपने आप एक्सपेरिमेंट करता है, तो इसके द्वारा भी ये चेंजेस आते रहते हैं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इस चैनल को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच।